देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आगे हम बढ़ाते हैं, फिर एक बार शुरुआती दौर से थोड़ा देखिए 2-4 मिनट, और तो अब आपका नया बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। शुरुआती दौर से जो आप फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो परिभाषा है वो सब टंकिन महोदय ने दिया था, और उसी परिभाषा को हमने पढ़ाया भी था, और उसी परिभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ पर मथा था। इसके बाद आपका विकास याद रखिएगा, विकास से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले वेस्टफालिया की संधि हुई 1948, 1648 ईस्वी में। इसमें यूरोपीय देश जुटते हैं और कुछ आपका शक्तियों में संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर आपका 1899 ईस्वी में प्रथम हेग सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बना है कि कब कब सम्मेलन हुआ, तो 1899 और 1907। पहला क्वेश्चन। प्रथम हेग शांति सम्मेलन कब हुआ, ये क्वेश्चन बना है, तो 1899। तीसरा क्वेश्चन, कितने अंतराल के बाद ये होता था, 7 वर्ष के शांति काल में कि युद्ध काल में, शांति काल में। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट दो हैं जो आगे पूछे जाते हैं कि परपिचुअल आर्बिट्रेशन कोर्ट, यानी कि बात न करी भाई, अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय या अस्थाई विवाचन न्यायालय की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा की गई। उत्तराखंड का ये मॉडल है। तो 1899 में जो प्रथम हेग शांति सम्मेलन हुआ था, उसी के द्वारा आपका इस न्यायालय की स्थापना की गई। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है 1899 वाले में, कि कितने देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, तो यूरोप के 26 देशों ने लिया था। अगला क्वेश्चन, कि स्थल पर युद्ध के नियमों को रेगुलेट किया गया था 1899 के हेग शांति सम्मेलन में। जो 1907 में दूसरा हुआ, जो पुराने आपका अभिसमय बने थे उनका रिवीजन किया गया। और सेकंड जो है शांति सम्मेलन हमने बताया था, उसमें यूरोप के 44 देश भाग लिए थे, और मुख्य रूप से समुद्र में आपका क्या युद्ध के नियम होने चाहिए, और समुद्री विधि के बारे में कुछ नियम बनाए गए। चलता रहा मामला, चलता रहा। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों ने ये सोचा कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम की जाए, तो तमाम सम्मेलन हुए। आपका अंतिम सम्मेलन वर्साय में हुआ, और वर्ष 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि की गई, जिसमें 62 देशों ने भाग लिया, और राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। 62 देशों ने स्थापना की राष्ट्र संघ की। 10 जनवरी 1920 को, डेट याद रखना किस तारीख को, 10 जनवरी 1920 को। इसका ड्राफ्ट पूछ सकता है, तो हर्ट और मिलर ने तैयार किया था, और इसके उत्पत्ति का श्रेय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को प्राप्त है। यानी कि फाउंडर मेंबर अगर पूछा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन मारना है। और लेकिन 62 देशों ने इस संगठन की उत्पत्ति तो की, लेकिन अमेरिका फाउंडर देश होते हुए भी कभी भी इसका मेंबर ही नहीं बन पाया, क्योंकि इस संधि का अमेरिका की सीनेट ने कभी समर्थन नहीं किया। पतन का कारण ये भी रहा। ये इस संगठन में मुख्य रूप से 3 अंग बनाए गए, एक सभा, दूसरा परिषद, और तीसरा सचिवालय। सभा में प्रत्येक देश के मेंबर रहते थे,
एक देश अधिकतम 3 सदस्य भेज सकता था। वोट एक होता था। परिषद आपका सभा विश्व संसद कही जाती थी। फिर दूसरा, परिषद में आपका 16 मेंबर होते थे, 11 अस्थाई और 5 अस्थाई। ये कार्यपालिका कही जाती थी विश्व की, यानी कि कार्यपालिकीय कार्य ये किसके माने जिम्मेदारी थी, परिषद की या काउंसिल की। और विश्व शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किस पर सौंपी गई, परिषद पर। फिर आपका एक सचिवालय था जिसका प्रधान महासचिव होता था। ये आपका क्लर्कियल काम करती थी, ये याद रखिए। तत्पश्चात ये प्रथम 10 वर्षों में लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन अंतिम 10 वर्षों में ये क्या रहा, असफल। और इसका असफलता का परिणाम ये हुआ कि ये विश्व में शांति और सुरक्षा मेंटेन नहीं रख पाया। तो तत्पश्चात आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो क्वेश्चन आपका ये बना है कि चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की संतत या बच्चा किसे कहा जाता है, राष्ट्र संघ को। और द्वितीय विश्व युद्ध का बच्चा पूछे तो आगे हम बताएंगे ही अभी, संयुक्त राष्ट्र संघ को। अब आइए, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अब विश्व के तमाम देशों ने ये सोचा कि भाई विश्व सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक नए संगठन की आवश्यकता है। तत्पश्चात आपका एक नए संगठन की स्थापना की दिशा में कार्य प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। उसी बीच तमाम बैठकें होती हैं। अब जो बैठकों में क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए क्या बनता है, तब बताया जाए क्रम से। पहला जो क्वेश्चन आपका बना है कि जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम लिया गया है, इसकी उत्पत्ति किस सम्मेलन में हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा सम्मेलन ही हुआ और उसी सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि जो नया आपका संगठन बनेगा उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। अब ये नामकरण किसने किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन ने किया। तो नामकरण भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नामकरण किसने किया, विल्सन ने। ये जो उत्पन्न हुआ संगठन, लास्ट जो आपका मने मीटिंग होगी वह सैन फ्रांसिस्को में होगी। तो अब दो क्वेश्चन एक साथ तैयार रखिए। आपका राष्ट्र संघ किस संधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, वर्साय की। संयुक्त राष्ट्र संघ किस संधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, सैन फ्रांसिस्को की। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब सैन फ्रांसिस्को में बैठक हो रही थी तो अध्यक्ष पूछा जाता है, लॉर्ड हैलीफैक्स थे। इसका अस्थायी मुख्यालय लेक ससेक्स में बनाया गया, जबकि यूएनओ का अस्थायी मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया। अब इसका इतिहास देखना है कि आखिर कैसे यूएनओ की उत्पत्ति हुई। तो दो चार, एक तो सम्मेलन क्रम से भाई याद करना पड़ेगा, और जो यूएनओ चार्टर घोषणा की गई आपका वह याद करना पड़ेगा, नामकरण याद करना पड़ेगा, अध्यक्ष का नाम भी पूछा गया है, लॉर्ड हैलीफैक्स। तो आइए अब संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति पहले देखा जाए। देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी बीच तमाम देश आपस में बैठक कर रहे थे और बैठक करके एक समझौते पत्र पर सहमत बना रहे थे कि अब एक नए संगठन को जन्म दिया जाए, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में पूरी तरह क्या हो गया था, विफल। तो सबसे पहले जो आपका बैठक होती है
वह बैठक देखा जाए। यानी कि एक एक बैठकों को आपको क्रम से भी याद करना है। हो सकता है कि आपका क्रम से ही पूछ ले कि कौन कौन से बैठक हुई। सबसे पहले बैठक होती है सेंट जेम्स की घोषणा। ये देखिए, सेंट सेंट जेम्स की घोषणा की जाती है। सेंट जेम्स की घोषणा आपका तो लंदन के आपका सेंट जेम्स पैलेस में एक मीटिंग होती है, जिसमें कि आपका लंदन यानी कि ब्रिटेन तो शामिल होता ही है, और 20 निर्वासित देशों के आपका प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। निर्वासित का मतलब ये हुआ कि जो लोग देश छोड़कर भाग गए थे, जैसे कि वर्तमान में देख सकते हैं कि आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग गए। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो तमाम देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि अपना देश छोड़कर भाग गए। लंदन में शरण लिए तो कोई अमेरिका में लिया। तो 20 देशों के निर्वासित प्रतिनिधि लंदन के कहाँ मिले? आपका सेंट जेम्स में मिले और एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। पहला प्रयास आपका तो क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की दिशा में पहला प्रयास कौन था? तो याद रखिए, कौन सी घोषणा? सेंट जेम्स की घोषणा। कुछ सिद्धांत हल्का फुल्का बनाए गए। दूसरा आया अटलांटिक, हाँ भाई डेट भी याद रखिए, 12 जून 1941 को दूसरी घोषणा होती है अटलांटिक चार्टर। अब देखिए, अटलांटिक चार्टर जो घोषणा होती है वह 14 अगस्त 1941 को होती है। 14 अगस्त 1941 को ये दूसरा प्रक्रम है। अब क्रम से याद रखिए, पहला सेंट जेम्स, दूसरा कौन है? अटलांटिक चार्टर। इसमें क्या हुआ कि कुछ प्रमुख देशों के जो प्रधान राष्ट्रपति थे आपस में मिले थे। अटलांटिक चार्टर इसलिए कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में एक जलपोत पर इनकी मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसको हम क्या, वहीं कुछ समझौता हुआ, इसीलिए इस चार्टर को हम क्या कहते हैं? अटलांटिक चार्टर। कौन कौन मिला? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल मिले, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट मिले, और आपका अटलांटिक महासागर के एक जहाज में, और कुछ संकल्प लिया गया कि नाजीवाद को समाप्त किया जाए, राज्यों को समानता दी जाए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अब आवश्यकता आ गई है कि मेंटेन किया जाए, यानी कि जर्मनी और जापान को परास्त किया जाए इत्यादि। तीसरा जो प्रक्रम आता है यूएनओ डिक्लेरेशन, यही महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र घोषणा याद रखिएगा, यूएनओ डिक्लेरेशन, पहला क्वेश्चन अंडरलाइन करिए, तीसरा महत्वपूर्ण है।
12 एक बजे तक आते आते डिस्चार्ज हो जा रहा है मोबाइल ही। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और बना भी है आपका, और अच्छे से इसको तैयार रखना है आपका। जो माने ये बना है पहला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा किस तारीख को की गई। तो 1 जनवरी 1942 को, ये अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र नाम जो संघ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो ये आपका नामकरण है, ये किस घोषणा से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो वह संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942 से। फिर दूसरा मॉडल देखिए, यूएनओ नाम कहाँ से लिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा यूएन आपका डिक्लेरेशन 1942 से। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, ये नामकरण किसने दिया। तो आपका जवाब रहेगा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। भाई याद रखिए। बताइए राष्ट्र संघ किसने नाम दिया था। विल्सन ने, वो भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया, किस संस्था का यही नाम रखा जाए, रूजवेल्ट ने। तो आखिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई क्या थी और कौन कौन देश इसमें भाग लिए थे और इसमें क्या क्या बातें मुख्य हुई थी, अब देखिए। लेकिन जो क्वेश्चन आ सकता है वह क्वेश्चन अब शुरुआती दौर में ही बताया जा रहा है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के राष्ट्रपति लिटनोव तथा चीन के टीबी सुंग, ये चार जो महाशक्तियां आप कह सकते हैं, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र आपका मिले और आपका एक प्रारूप पर हस्ताक्षर किए और आपका संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए। और इसी सम्मेलन में इन चारों शक्तियों ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी नया संगठन बनेगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ रखा जाएगा। और ये जो आपका नामकरण किया गया, ये किसकी देन है। तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। तो कौन कौन मिला था, ब्रिटेन, चीन, रूस माने सोवियत संघ और आपका अमेरिका। तो ये भी तो पावर है वर्तमान समय में। यानी कि वर्तमान समय में आपका जो 5-6 शक्तियां हैं, ये चारों शक्तियां उसमें क्या हैं, महत्वपूर्ण है। अब अगला, अब अनुच्छेद 3 पर कवर करिए हल्का सा। मूल सदस्य या ओरिजिनल मेंबर, फिर एक बार याद रखिए, जो मेंबर, एक जो देश 1 जनवरी 1942 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर साइन किए थे और बाद में यूएनओ चार्टर का समर्थन किए थे, उन सदस्यों को यूएनओ का फाउंडर मेंबर, ओरिजिनल मेंबर या मूल सदस्य कहा जाता है। और टोटल मूल सदस्यों की संख्या मैं बता चुका हूँ, गलत न हो, कितनी थी, 51। यानी कि कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये तो जो साइन यहाँ किए थे 1 जनवरी 1942 को, ये भी मूल सदस्य क्या किए जाएंगे, माने जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी 1942 को जिन लोगों ने साइन कर दिया, क्या वह फाउंडर मेंबर हैं कि नहीं है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपने देशों की संसदों द्वारा जो यूएनओ बनेगा आगे, उस संधि का वो क्या कराएं, सपोर्ट। भारत भी सपोर्ट किया। और भारत आपका फाउंडर मेंबर था कि नहीं था, डेट आगे हम बताएंगे कि भारत किस तारीख को मेंबर बना, ये बताना पड़ेगा, पूछा भी जाता है। तारीख याद रखिए। लेकिन अभी तो आपका संयुक्त राष्ट्र घोषणा, ये तारीख याद रखनी है, 1 जनवरी 1942। यहाँ से भाई क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगला ये, इसके बाद मास्को घोषणा होती है 30 अक्टूबर 1943 को। इसमें आपका
विदेश मंत्री मिलते हैं ब्रिटेन के, आपका रूस के, चीन के, अमेरिका के, और एक घोषणा पत्र पर साइन किया जाता है। और विश्व संगठन आपका कि ये डिसाइड किया जाता है कि जो विश्व संगठन बनेगा वह सॉवरेंटी पर आधारित होगा, समता पर आधारित होगा। तो चाहे देश छोटा छोटा हो या बड़ा, सबकी संप्रभुता का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं, रखा जाएगा। और सबकी समानता का भी क्या रखा जाएगा, ख्याल। लेकिन आपका व्यवहार में ये नहीं हो पा रहा है। बड़े देश मनमानी कर रहे हैं। जैसे आपका कह सकते हैं रूस और यूक्रेन, जबरदस्ती हमला कर दीजिए। इधर चीन ताक लगाए बैठा है कि हम कब ताइवान को अपने कब्जे में कर लें। तो ऐसी कंडीशन में छोटे देशों की जो समानता का सिद्धांत यूएनओ का आगे आएगा, वह पूरी तरह क्या हो जाएगा, विफल। अगर ऐसा होने लगे तो तमाम छोटे देशों पर बड़े देश क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। भाई अगर उल्लंघन होने लगे बार बार, वो तो चीन में कोरोना आ गया तो थोड़ा शांत पड़ गया, नहीं तो अब तक हमला क्या करता। यानी कि खुद परेशान है तो कहाँ से हमला करे। लेकिन एक और नीति होती है भाई, अगर शासक की जनता विरोध करती है तो उस विरोध को दबाने के लिए दो उपाय हैं, तमाम विद्वान कहते हैं। पहला उपाय है कि शासन विद्रोह या विद्रोह का दमन कर दे, तो चीन ने किया भी था चौक पर। दूसरा उपाय है कि वह शासक दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, ताकि लोगों में नेशनल स्पिरिट आ जाए और कोरोना सोरोना क्या करें, भूल जाए। तो चीन तैयारी कर रहा था, लेकिन अब इस समय देखिए चीन का जो हालात हैं, आपका लग रहा है कि फिर से बउआ आएगा। और वहीं आपका फरवरी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और 10 गुना तेज है। ये जो 0.7 आया है, ये आपका वेरिएंट, आपका जो पुराना कोरोना का रूप था, ये अपना रूप रंगा सियार जैसे बदल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सरकार भी सक्रिय हो गई है, एडवाइजरी जारी हो गई कि सार्वजनिक और भीड़ भाड़ के इलाकों में मास्क क्या करिए, पहनिए। अब बूस्टर डोज लगवाइए, 6 6 माह पर आपका इंजेक्शन लगवाते रहिए, फिर भी कोरोना रुकेगा नहीं। बस हो जाएगा तो थोड़ा बॉडी उसको क्या करेगी, लड़ेगी। तो आगे फिर एक बार देखिए, तो आपका संप्रभुता और समानता की बात की गई आपका मास्को घोषणा में। पांचवा आता है तेहरान घोषणा, 1 दिसंबर 1943। इसमें भी आपका माने चर्चिल रूजवेल्ट इत्यादि मिले। और आपका माने कुछ प्रस्तावों पर आपका कह सकते हैं कि बहस की गई। ये हुआ कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा, अब नया संगठन क्या किया जाना चाहिए, बना लेना चाहिए। फिर छठवां होता है डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, 7 अक्टूबर 1944 को हुआ। फिर आपका सातवां आपका याल्टा सम्मेलन, 11 फरवरी 1945 को हुआ। आपका विदेश मंत्री अपने माने देश कुछ महत्वपूर्ण देशों के प्रमुख अपने विदेश मंत्रियों के साथ मिले और अंतिम खाका तैयार किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि यूएनओ का फाइनल ड्राफ्ट, अंतिम खाका किस सम्मेलन में तैयार किया गया, प्रारूप। तो जो प्रारूप तैयार किया गया, अब प्रारूप पर एक क्वेश्चन फिर हम बनाएंगे। मॉडल, प्रारूप या नमूना या ड्राफ्ट कहिए, किस आपका कह सकते हैं कि सम्मेलन में तैयार कर लिया गया। तो याल्टा सम्मेलन इसीलिए महत्वपूर्ण है। याल्टा सम्मेलन 11 फरवरी 1945 को हुआ और नए संगठन का एक रफ मॉडल क्या कर लिया गया, तैयार। अब थोड़ा संविधान पर जाइए। संविधान का जो रफ मॉडल था या प्रारूप था, ड्राफ्ट था, नमूना था, उसको सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के बीएन राव।
इस ड्राफ्ट के परीक्षण का काम सौंपा गया ड्राफ्ट कमेटी को। जब परीक्षण हो गया तो इस ड्राफ्ट को संविधान सभा में पेश किया गया हमारी, और तब संविधान सभा ने एक एक चीज़ों को, एक एक अध्यायों को पास किया, और जो अध्याय पास कर गए वह फाइनल हो गए, और अंत में आपका जो जो पास हो गए उसको सीरियल वाइज करके क्या किया गया, लगा दिया गया। यही तो हुआ। तो उसी प्रकार याल्टा सम्मेलन महत्वपूर्ण है कि खाका किसमें तैयार हो गया और याल्टा सम्मेलन में, और उस खाके को पेश किया जाएगा लास्ट में। यानी कि जो आपका 8वां सम्मेलन होगा वह वही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि खाके पर विचार किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो जैसे ही ड्राफ्ट आया तो एविडेंस का याद रखिए, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, स्टीफेन ने। आपका आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। तो आपका फिर याद रखिए आपका याल्टा सम्मेलन। अब लास्ट सम्मेलन देखा जाए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यहाँ से आपका ज़्यादा चांस है क्वेश्चन बनने का, बना भी है, जाकर एक एक छोटी छोटी बात देखिएगा। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस सम्मेलन का परिणाम थी, तो आपका जवाब रहेगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, पहला। दूसरा क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस तारीख से किस तारीख तक हुआ, तो 25 अप्रैल 1945 से शुरू हुआ और 25 जून 1945 को समाप्त हुआ। फिर एक बार याद रखिए, 20 अप्रैल 1945 में ये सम्मेलन प्रारंभ होता है, और आपका 25 जून 1945 को ये समाप्त होता है। और इसी सम्मेलन द्वारा किसका जन्म हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये सम्मेलन आपका अमेरिका में हुआ। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड हैलीफैक्स ने की। यूएनओ का अस्थाई आपका मुख्यालय पूछ सकता है, भी पूछा नहीं है, लेक ससेक्स में बनाया गया, और अस्थाई मुख्यालय न्यूयॉर्क में। याद रखिए, अस्थाई किस में बनाया गया, न्यूयॉर्क में बनाया गया। अब आपका देखिए आगे इसमें बढ़ा जाए, 26 जून 1945 ईस्वी, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब लास्ट दिन, यानी कि जब सम्मेलन समाप्त हो गया तो आपका उसके अगले दिन, ये डेट याद रखिएगा भाई, 2-3 डेट याद रखिए अब। यानी कि 26 जून, यानी कि अब लास्ट दिन समाप्त, 26 जून आपका 1945 आ जाइए। इस तारीख को जो यूएनओ चार्टर का ड्राफ्ट था, खाका था, पूरी तरह विचार करके अब ओके हो गया था, तो इस तारीख को 50 देशों ने इस पर साइन किया था। अब जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, बार देखिए कि 26 जून 1945 ईस्वी को किसने, कितने देशों ने इस चार्टर पर साइन किया था, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इस संधि पर, इस बहुपक्षीय संधि पर साइन किया, तो 50। अब जो क्वेश्चन, एक देश ऐसा था जो तत्काल साइन नहीं कर पाया था, वह देश का नाम तक पूछा गया है, पोलैंड। याद करके जाइएगा कौन सा देश। तो कौन सा देश है जो सबसे अंत में साइन किया था, पोलैंड। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ की सरकार ही नहीं थी। तो वहाँ जब सरकार का गठन हो गया तो उसका प्रतिनिधि आया, और 15 अक्टूबर 1900, याद रखिए डेट, 1945 को जो यूएनओ चार्टर हैं, यूएनओ जो विलेख हैं, यूएनओ का जो दस्तावेज हैं, उस पर पोलैंड के प्रतिनिधि ने कब साइन किया, 15 अक्टूबर 1945। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बन चुका है, गलत ना हो भाई, फिर हम बता रहे हैं। आपका
सबसे अंत में किस देश ने यूएनओ चार्टर पर साइन किया? पोलैंड। किस तारीख को किया? पूछ ले तो तारीख गलत न हो आपका 15 अक्टूबर 1945। तो 50 देश वो थे और एक देश पोलैंड निकला। टोटल कितने देश हो गए आपका? 51। अब आइए, अब तुरंत आपका यानी कि 51 देशों ने एक संधि के माध्यम से कुछ चीजों को स्वीकार किया। यानी कि संधि एक पक्षीय की, द्विपक्षीय की, बहुपक्षीय हुई। बहुपक्षीय कितने लोगों ने मिलकर किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नए उत्पत्ति कर दी। और आपका वह संगठन कौन सा है? यूएनओ। भाई लास्ट देश जरूर याद रखिएगा कौन था, किस तारीख को साइन किया। क्यों साइन नहीं कर पाया उस 26 जून को? क्योंकि वहां निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे। अब आगे बढ़ा जाए, अब थोड़ा नियम जानिए भाई कैसे क्या होता है। अनुच्छेद 110 आना पड़ेगा। यूएनओ चार्टर का अनुच्छेद 110 पहले देखिए। तुरंत आपका कौन सा अनुच्छेद उठाना है? 110। ध्यान सब समझिए नियम। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 110 ये बताता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उस दिन इसका जन्म हो जाएगा, उस दिन यह अस्तित्व में आ जाएगा, उस दिन यह कार्य करना प्रारंभ कर देगा जब 51 देशों में से 2/3 देश अपने अपने देशों में इस संधि को मान्यता दे देंगे। और मान्यता का जो पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, वह यूएनओ के कार्यालय में क्या कराएंगे? जमा। फिर एक बार नियम बनाइए। 51 देशों में से 2/3 देश आपका अपने अपने संसदों में या अपने अपने राज्यों में इस संधि का समर्थन कर देंगे। और जिस तारीख को समर्थन पत्र कहाँ दे देंगे? आपका यूएनओ के मुख्यालय में। और जैसे ही समर्थन पत्र यूएनओ के मुख्यालय में पहुँचेगा और कितनी संख्या हो जाएगी समर्थन पत्रों की 51 में से? 2/3। तो जिस तारीख को ये कोटा पूरा होगा वही तारीख यूएनओ के निर्माण की क्या होगी? तारीख। ये आया। हाँ, इन 2/3 सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन होना भी अनिवार्य है। यानी कि आपका 2/3 में 5 सदस्यों की संसदें अनुसमर्थन करें। अगर एक भी देश की 5 अस्थायी सदस्यों में से एक भी देश की संसद अनुसमर्थन नहीं करती है तो ये संगठन अस्तित्व में नहीं आएगा। ये क्यों नियम बनाया गया? क्योंकि राष्ट्र संघ के बारे में ये देखा गया था कि अमेरिका फाउंडर मेंबर था और अमेरिका की संसद ने यानी कि वहाँ का उच्च सदन सीनेट ने कभी भी उस संधि का अनुसमर्थन नहीं किया। अतः फाउंडर मेंबर होते हुए भी राष्ट्र संघ का अमेरिका कभी लीगल तौर पे सदस्य बन ही नहीं पाया। अब इसलिए ये नियम आया कि जब तक कि 5 अस्थायी सदस्य देशों की संसद या राष्ट्राध्यक्ष जो भी हो वहाँ शासन, जब तक कि ओके न कर दें और उस ओके का पत्र किसको न भेज दें? यूएनओ मुख्यालय में, तब तक यूएनओ अस्तित्व में नहीं आएगा। तो ये काम पूरा हो गया और जिस तारीख को ये काम पूरा होगा वही तारीख संयुक्त राष्ट्र के गठन या स्थापना की डेट होगी। तो ये काम कब पूरा हो गया? 24 अक्टूबर 1905। यानी कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आपका कम से कम 2/3 देशों ने क्या किया होगा? आपका कह सकते हैं कि जो अनुसमर्थन पत्र था वह कहाँ जमा करा दिया होगा? आपका यूएनओ के मुख्यालय में। तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 24 अक्टूबर
आपका 1945 को कितने देशों ने अनुसमर्थन पत्र यूएनओ के मुख्यालय में जमा किया था? तो वह 34 देश थे। यानी कि 51 में कितने देश थे? 34। तो अब ये देखना है कि क्या 34 देश 2/3 का कोटा पूरा करते हैं कि नहीं। तो एक निकालिए, 51 इंटी 2/3। मान लीजिए आपका 21, 3 7 17 दूनी, यानी कि जैसे सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 का कोटा पूरा। तो अब कोई समस्या हो तो बताइए, कैसे यूएनओ का जन्म हुआ और कैसे 2/3 का नियम पालन किया गया। हाँ, इन 34 देशों में आगे हम बताएंगे, जो सुरक्षा परिषद के 5 परपीचुअल मेंबर हैं, अस्थाई सदस्य हैं, उनका उनका भी अनुसमर्थन क्या था? आवश्यक। ये कोटा पूरा हुआ, और जैसे ही कोटा पूरा हुआ, एक नया संगठन जन्म ले लिया। और वह कौन सा संगठन है? आपका कह सकते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका चार्ट की कुछ विशेषताएं तो आगे पढ़ाई जाएंगी। इसमें नोट्स में नहीं है क्या? अध्याय चलिए, इसको हम अलग से लिखवा देंगे। देखिए आपका, क्योंकि कितने अनुच्छेद हैं, कितने अध्याय हैं, महत्वपूर्ण अध्याय कौन है, ये नोट्स में थोड़ा वीक है। और 2-3 बातें आपका नहीं है, तो कल हम इसको शुरुआती दौर में बता देंगे। जो नोट्स में वो पहले पढ़िए। कुछ बातें कल आपका, इसीलिए हम कह रहे थे कि कुछ बातें मिस रहती हैं, उसको पढ़ाते समय आपका लिखवाया जाएगा। क्योंकि आप वो भी ज़रूरी है कि कितने अध्याय, कितने अनुच्छेद आजकल पूछ ले रहा है। तो आगे देखिए, देखा जाए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अब शुरू किया जाए। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में प्रावधान है, सबसे पहले यूएनओ में एक प्रियम्बल दिया गया है, एक उद्देशिका दी गई है। और यूएनओ के 4 उद्देशिका में एम क्या है यूएनओ के? तो 4 एम बताए गए हैं। यानी कि सबसे पहले बिना किसी अनुच्छेद के संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रियम्बल दिया गया है। अब आपका प्रियम्बल से जो क्वेश्चन आपका बनता है, वह आपका थोड़ा अन्य प्रियम्बल भी याद रखिएगा आपका। क्योंकि डावरी एक्ट, अब जितना है दोहरा दिया जाए एक बार, ताकि रिवीजन भी होता रहे। डावरी एक्ट में भी प्रियम्बल दिया था। तो बताइए, डावरी एक्ट का मुख्य एम क्या था? दहेज लेना तथा दहेज देना दोनों को क्या करना? प्रचित। फिर आपका पास्को एक्ट शुरू किया गया है। उसका उद्देश्य ज़्यादा है, लेकिन 3-4 उद्देश्य तो याद रखिए। बालकों को संरक्षित किया जाए, लैंगिक एसाल्ट, लैंगिक आपका कह सकते हैं इत्यादि से उनकी रक्षा की जाए, विशेष न्यायालय गठित किया जाए, संविधान में दिए गए जो अनुच्छेद हैं उनको लागू किया जाए। और भारत ने 11 दिसंबर 1992 को जो जिस संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो कन्वेंशन में भाग लेकर उसमें क्या किया था? साइन, कि हम भी अपने देश में ऐसा कानून बालकों के लिए बनाएंगे। तो उस कानून का, उस संधि का भी, उस कन्वेंशन का भी, उस अभिसमय का भी क्या किया गया? सहारा लिया गया। और आपका कह सकते हैं कि तब पास्को एक्ट बना। फिर आपका संविधान में लास्ट में कोरिलेट किया जाए कि संविधान में भी प्रियम्बल हैं, जो गागर में सागर कही जाती हैं, जो कुंजी कही जाती हैं। संविधान की कई लोगों ने तो आत्मा ही कह दिया प्रियम्बल को, यानी कि आत्मा भी कहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जस्टिस हिदायतुल्ला। तो उद्देशिका क्यों दी जाती है, पहले ये देखिए।
देखिए, उद्देशिका में उन लक्ष्यों को इंगित किया जाता है जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है। पहले संविधान को रिलेट करिए। हमारा संविधान किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है? अगर कोई व्यक्ति पूरा संविधान न पढ़े, उसे आपका केवल प्रियम्बल का अर्थ समझ ले, तो वह एक सार रूप से बता ही देगा कि ये संविधान क्यों बना होगा या किस एम की प्राप्ति के लिए बना होगा। यानी कि वे लक्ष्य दिए जाते हैं प्रियम्बल में, जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपका क्या होता है, किसी संगठन का या कानून का निर्माण किया जाता है। इसीलिए आपका कहा जाता है कि अगर कोई प्रियम्बल ही हमारे संविधान का पढ़ ले, संविधान न पढ़े, तो संविधान में कौन मुख्य मुख्य बातें हैं उसको ज्ञान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आखिर यूएनओ के प्रियम्बल में आपका क्या क्या बातें हैं? तो प्रियम्बल यूएनओ का अलग है, पर्पज या आपका उद्देश्य अलग है और सिद्धांत अलग हैं। तो आपका जो माने उद्देशिका होगी वह बिना अनुच्छेद के हैं। उद्देश्य अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं और प्रयोजन या सिद्धांत किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 2 में। कई बार लोग गलत करके आते हैं। उद्देश्य किस अनुच्छेद में? 1 में। उद्देशिका किस में? बिना किसी अनुच्छेद के। सिद्धांत किस में? 2 में। गलत हो जाता है। मिलाने के लिए पिछली बार आया था कि उद्देश्य किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद मिलाने के लिए आया था, तो एकदम सटीक याद रखिए। तो आखिर उद्देशिका में क्या क्या बातें बताई गई हैं? अब देखिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। अब देखिए आपका पहला शब्द क्या है? भारत के संविधान में भी तो यही लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब फिर यहाँ यूएनओ चार्टर में क्या लिखा है? हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। अब आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि यूएनओ तो राज्यों का संगठन है, लेकिन यहाँ तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या लिखा गया है? लोग। यहाँ ये भी लिखा जा सकता था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के राज्य, ये भी लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर ये देंगे, क्योंकि राज्य जनता से ही मिलकर बनता है और राज्य जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यूएनओ चार्टर में प्रियम्बल के पहले शब्द में राज्य का उल्लेख न करके लोगों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि राज्य का निर्माण किससे होता है? लोगों से। ये जो शब्द हैं ये भारत के संविधान में भी हैं, तो यूएनओ तो कहा नहीं जाएगा। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये शब्द अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान में सेम बात की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया संविधान में कहाँ से हमारे लिया गया है? अमेरिका। और यहाँ भी कहाँ से ये प्रेरित है? अमेरिका से। आइए, चार आपका उद्देशिका में बातें बताई गई हैं और चारों या प्रस्तावना में चारों बातों देखिए। भावी पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से बचाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं और तीसरा बार विश्व युद्ध न हो, इस भयंकर त्रासदी से भावी पीढ़ियों को बचाया जाए कि न बचाया जाए, ये पहला उद्देश्य के में बातें हैं। दूसरा देखिए, मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार के प्रति पुनः निष्ठा व्यक्त किया जाए। यानी कि जो फंडामेंटल आपका फ्रीडम है और जो ह्यूमन राइट हैं, तो देखिए क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में। लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक स्वतंत्रताएं थे, उनको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। और जो ह्यूमन राइट होता है,
ह्यूमन राइट का मतलब हुआ मानवाधिकार। मानवाधिकार दो शब्दों से बना है, एक मानव, दूसरा अधिकार। तो किसका अधिकार? जानवर का कि मानव का? मानव का। तो मानव है तो मानव के नाते, यानी कि एक मानव को संपूर्ण विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट। बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, कहीं भी बह जाने की आज़ादी, घर बसाने की आज़ादी। और सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मानवाधिकार तो है ही, और मानवाधिकार के साथ साथ ये मानव के लिए महत्वपूर्ण अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या तो अनुच्छेद 14 की व्याख्या करके, या अनुच्छेद 19 की, या 21 की व्याख्या करके वह जो ह्यूमन राइट है किसमें कन्वर्ट करता जा रहा है? मूल अधिकार। जैसे कि राइट टू स्लीप हो गया, निद्रा या सोने का अधिकार, यानी कि आप लोग भी सोते हैं, सब लोग सोते हैं, चावल दाल चोखा खाइए और जाकर पढ़ने के बाद क्या करिए? कम से कम 1 डेढ़ घंटा आराम करके ही पढ़िए, क्योंकि लगातार आप पढ़ नहीं सकते। तो ये भी सही सिद्धांत है। समय रहे तो थोड़ा बहुत बीच में क्या कर लीजिए, आराम भी ज़रूरी है, ताकि दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाए, स्मृति क्या हो जाए? ताज़ा। तो आपका खाकर क्या करिए, और ज़्यादा समय न हो तो तहरी बना लेते हैं लोग, लगते हैं चावल भूजने, इतना भूज देंगे कि चावल जल जाएगा। और ज़्यादा लोग बढ़ गए तो अरुण भाई जैसे आपका नमक और मिर्चा क्या करिए? तेज। यानी कि 1 किलो चावल में 100 लोगों को खिलाना है तहरी में, तो आपका 50 मिर्चा डाल दीजिए और नमक तेज, लोग पानी पियेंगे डाल डाल के, चावल का पता ही नहीं। तो उपाय कहिए भाई, आपका आगे देखिए। तो यानी कि जो मानवाधिकार कुचल दिए गए थे, जो लोगों की स्वतंत्रताएं दबा दी गई थी, उन उन स्वतंत्रताओं को बहाल किया जाए। जैसे कि तमाम जगह होता है, अमेरिका हमेशा विश्व के तमाम देशों में आपका कुछ न कुछ करता ही रहता है। भारत के प्रति भी कभी काल बोलता रहता है, चीन के प्रति, रूस के प्रति, मानवाधिकार को लेकर। तो अलग मानवाधिकार चूंकि पढ़ना नहीं है, नहीं तो आपका विश्व स्तर पर 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार की क्या की गई? घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। और इसी दिन को विश्व मानवाधिकार क्या किया जाता है? तो जीएस के लिए याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार किस तारीख को? 10 दिसंबर। किस सन में घोषणा यूएनओ ने की थी? 10 दिसंबर 1948 को विश्व आपके यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सभी को। और उसके बाद आर्थिक, सामाजिक इत्यादि सिविल किया गया 1966 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तमाम चीज़ें हैं। अब उतना संभव नहीं है पढ़ाना। आगे बढ़ा जाए। तीसरा, न्याय की स्थापना करना और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के प्रति सम्मान करना या सम्मान प्रकट करना, यानी कि विश्व में न्याय की स्थापना की जाए। तो एक दिन हम न्याय भी बताएंगे आगे जूरिस्प्रूडेंस में, 3 4 अभी बचा है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट को थोड़ा आराम से पढ़िए, मैं बता दूं, भले आपका एग्जाम नज़दीक हो। आपका सीपीसी हुआ, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इसको थोड़ा स्लो चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें ये टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है, और 2 सब्जेक्ट थोड़ा स्लो चलेगा। और सब्जेक्ट स्पीड बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट थोड़ा बहुत क्या चलेंगे? स्लो में, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल आता है। तो फिर एक बार देखिए, न्याय या जस्टिस होता क्या है? न्याय प्रशासन क्या होता है? दंड न्याय प्रशासन कितने प्रकार का? और उसी में 5 2 सामंड ने दंड के सिद्धांत दिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जे में पिछली बार बना था, तो बताया जाएगा। दूसरा आपका इसमें ये है
कि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जाए। इसी को कहते हैं पैक्टा संट सर्वेंडा। यानी कि जो भी विश्व के देशों ने आपस में जो भी संधियां की हैं, वे उस संधि को मानने के लिए क्या है, बाध्य। इसी को हम कहते हैं पैक्टा संट सर्वेंडा। खूब पूछा जाता है भाई, गलत न हो, ये सिद्धांत किसने दिया है? एंजिलाटी ने। एंजिलाटी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इटली के एंजिलाटी ने पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूएनओ चार्टर पर साइन किए हैं, तो जितने लोग साइन किए हैं, जितने राज्य, यूएनओ के सिद्धांतों को मानेंगे कि इनकार करेंगे? मानेंगे। और अंतिम आ जाइए, सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की वृद्धि करना, तो यूएनओ की प्रस्तावना में ही है कि यूएनओ ये प्रयास करेगा कि सामाजिक आपका प्रगति हो और लोगों के जीवन स्तर, रहन सहन, खान पान में क्या हो, कमी हो कि बढ़ोतरी, कोई भूखे मरे कि न मरे, न मरे। तो इसके लिए अब बताइए कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, सामाजिक प्रगति हो, इसके लिए अब फिर एक बार बैक होइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हमने बताया था पहला दिन? 6। कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास अब कोई काम नहीं है? न्यास्ता पर्सन। कौन सा ऐसा अंग है जो विश्व में सामाजिक प्रगति इत्यादि को देखता है? तो आर्थिक एवं सामाजिक पर्सन। लोगों का रहन सहन का स्तर ऊपर हो और सामाजिक प्रगति हो, सांस्कृतिक प्रगति हो, इसकी देख रेख करने का कार्य किसका है? आर्थिक एवं सामाजिक पर्सन। ये याद रखें। इस प्रकार आपका प्रस्तावना समाप्त हुई। अब प्रस्तावना में 4 बातें दी गई हैं। वैसे क्वेश्चन आपका कम पूछा गया, मैं बता दूं, भले हमने बताया लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? कम। तो कल अगला क्लास हम चलाएंगे, आपका अनुच्छेद वाइज शुरू किया जाएगा। अनुच्छेद 1 से भी बनता है, ज़्यादातर 2 से बना है क्वेश्चन। 2 के 7 खंड रटना है, पढ़ कर आना है, उसके अंदर सिद्धांत भी हैं। तो कल हम बताएंगे आपका। पास्को भाई कल चलेगा, आज थोड़ा नोट वोट के चक्कर में डिस्टरबेंस हो गया और भी तो कभी कल आपका दिक्कत आ जाती है। पास्को कल चलाया जाएगा।